नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का अपने उत्तराखंड बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अग्निवीर योजना को लेकर जहां विभिन्न राज्यों में आरक्षण दिए जाने की चर्चा चल रही है, तो वहीं उत्तराखंड में धामी सरकार ने अग्निवीर के लिए कई योजनाएं संचालित करने की बात कही है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि अभी राज्य में सरकार की तरफ से विभिन्न विभागों को निर्देश दिए जा चुके हैं कि अग्निवीर से वापस आए जवानों को नौकरियों में समायोजित करने का काम किया जाए। साथ ही अगर आरक्षण की आवश्यकता होती है तो सरकार की तरफ से कैबिनेट के माध्यम से इस प्रस्ताव को लाने का काम किया जाएगा और अगर एक्ट बनाने की जरूरत हुई तो विधानसभा के पटल पर भी धामी सरकार इस अधिनियम को लाने का काम करेगी। देने जा रही है, क्या इसके लेकर कुछ आप लोग सोच रहे हैं? देखिए, अग्निवीर योजना देश में आई थी और उस समय में मैं राज्य के हमारे बहुत सारे सैनिक अफसरों के साथ, सेना के लोगों के साथ, जवानों के साथ जो सेना में अपना पूरा जीवन लगाकर आए हैं और मैं एक सैनिक परिवार में पैदा हुआ हूँ। इस नाते हमने पूरी बैठक करी थी और बैठक करने के बाद 15 जून 2022 को मैंने तभी ट्वीट किया था कि पुलिस समेत जितने भी हमारे राज्य के अंदर काम करने वाले विभाग हैं, जिन जिन विभागों में भी हम जो देश सेवा करने के बाद अग्निवीर आएंगे उनको समायोजित करेंगे, उनको प्राथमिकता देंगे और आरक्षण का प्रावधान करना होगा तो मंत्रिमंडल में हम निर्णय करके आरक्षण का भी प्रावधान करेंगे और साथ में अगर कोई एक्ट वगैरह बनाना होगा तो हम विधानसभा में भी उसको लेकर जाएंगे। संसद बजट सत्र के पहले दिन सांसद राज्यसभा और भाजपा के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष डॉक्टर नरेश बंसल ने शून्यकाल में एक गंभीर विषय उठाया। डॉक्टर नरेश बंसल ने आपातकाल से संबंधित विषय उठाया और सरकार से मांग की कि वर्तमान पीढ़ी को आपातकाल के दौरान संघर्ष से अवगत कराने और तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा उठाए गए कठोर कदम का विरोध करने के लिए लोकतंत्र सेनानियों के दृढ़ संकल्प पर अध्याय स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। डॉक्टर नरेश बंसल ने शून्यकाल में इस विषय को उठाते हुए कहा कि आपातकाल भारत के लोकतंत्र का काला अध्याय है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उस समय रक्षक ही भक्षक बन गए थे। आजादी के बाद इसे लोकतंत्र की दूसरी आजादी का भी नाम दिया गया। स्वतंत्रता संग्राम की तरह लोकतंत्र की बहाली के संघर्ष के इतिहास को भी स्कूल एवं कॉलेज के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। आपातकाल भारत के लोकतंत्र का काला अध्याय है, इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उस समय रक्षक ही भक्षक बन गए थे। आज़ादी के बाद इसे लोकतंत्र की दूसरी आज़ादी का नाम भी दिया गया था। श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा 1975 में आपातकाल में देश के लोकतंत्र पर कलंक लगाया था। आपातकाल 21 महीने तक चला था, जिसमें नागरिक स्वतंत्रता का हनन, असहमति का दमन और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कुचला गया था। इसके साथ ही हजारों लोगों को बिना कारण के जेलों में ठूस दिया गया। देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए अनेकानेक लोग बलिदान हुए। आपातकाल का वह स्याह कालखंड लोकतांत्रिक सेनानियों के लिए एक दो स्वप्न है। आज भी उस दौर को याद कर लोकतंत्र सेनानियों की आंखें नम हो जाती हैं। विपक्ष के ज्यादातर नेता खुद आपातकाल की ज्यादतियों का शिकार हुए हैं। देश में 1975 में आपातकाल के दौरान की गई ज्यादतियों और दमन का विरोध करने वालों की ओर से की गई लड़ाई को समझाने वाला एक अध्याय स्कूल एवं कॉलेज के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, जिससे सभी छात्रों के लिए पाठ्य पुस्तकों में एक पाठ होना चाहिए कि आपातकाल क्या था, इसे कैसे लगाया गया, क्यों लगाया गया। छात्रों को आपातकाल के बारे में जानना चाहिए। उन बलिदानियों के संघर्ष को वर्तमान और भावी पीढ़ी जान सके, इसलिए आपातकाल की संपूर्ण गाथा बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल की जानी चाहिए। उपसभापति जी, आपातकाल को अगर सही तरीके से पाठ्य पुस्तकों में स्थान दिया जाए तो लोकतांत्रिक शक्तियों का विकास होगा और प्रजातंत्र की जड़ें मजबूत होंगी। भावी पीढ़ी को इस काले
अध्याय से परिचित कराने के लिए स्वतंत्रता संग्राम की तरह लोकतंत्र की बहाली के संघर्ष के इतिहास को भी स्कूल एवं कॉलेज के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। आपातकाल लगाकर श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत के संविधान। दिल्ली केदारनाथ धाम मंदिर के शिलान्यास को लेकर उत्पन्न हुए विवाद को लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कोटद्वार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार में दिल्ली में केदारनाथ धाम मंदिर का शिलान्यास कर देश में जो भ्रम का वातावरण पैदा किया, उससे सारे सनातनियों को गहरा झटका लगा है। केदारनाथ धाम के नाम से पैसे की उगाही देश और दुनिया में शुरू। अब जब पूरे पंडा पुरोहित समाज और केदारनाथ जी की आस्था से जुड़े हुए जो तमाम श्रद्धालु लोग हैं, उनको पता लगा, इसके बारे में शोर मचा, हल्ला मचा, और स्वयं आदिगुरु जिनके परंपरा में ये केदारनाथ मंदिर आता है। उत्तराखंड में हमारे 4 धाम हैं और इन 4 धामों में केदारनाथ जी एक सबसे पुराने 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सतयुग के ज्योतिर्लिंग बोलते हैं इनको। केदार धाम को लेकर के जो विवाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों, उनके द्वारा जो दिल्ली में केदार धाम के नाम से एक ट्रस्ट बनाया गया, वहाँ पर मुख्यमंत्री स्वयं प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में गए और इस प्रकार से प्रचार किया गया कि जो केदारनाथ जी न जा पावे वो दिल्ली के ही केदारनाथ धाम मंदिर में आए, उसको वही पुण्य मिलेगा जो केदारनाथ जी में मिलता है। इस प्रकार का भ्रामक काम, जिससे पूरे देश और दुनिया में जो सनातनी हैं, हिंदू हैं, केदारनाथ जी के प्रति जिनकी आस्था है, विश्वास है, उनकी आस्था और विश्वास को चोट पहुंचाने का काम किया गया। पंच बद्री पंच केदार उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। माना गया है कि उत्तराखंड में देवी देवता वास करते हैं, क्योंकि 4 धाम भी उत्तराखंड में हैं। आज सावन का पहला सोमवार होने के कारण मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है और सभी भक्त भगवान शंकर का जलाभिषेक कर रहे हैं। माना जाता है कि जो भक्तगण सावन के 5 सोमवार का व्रत रखने के साथ साथ भोले का जलाभिषेक करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। आज भोलेनाथ की कृपा से जो है भक्तों की बड़ी अपार भीड़ हो रही है। भक्त आ रहे हैं अपना व्रत पूर्ण करने के लिए, भगवान का पूजन कर रहे हैं। आज सभी भक्तों का इस सावन पूर्ण मास में व्रत होता है और व्रत के साथ साथ में लोग जो है सावन मास का पूरे माह का जो है व्रत करते हैं। तो उसको पूर्ण करने के लिए सुबह 4 बजे से लेकर के यहाँ भीड़ लगी हुई है, आ रहे हैं लोग और भक्त पूजन कर रहे हैं। जी पंडित जी, जिस तरीके से उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, तो किस तरह देखते हैं कि जो देवताओं का वास है वो उत्तराखंड में होता है? जी बिल्कुल है। उत्तराखंड जो है देवताओं की जो है यहाँ पर कर्म भूमि है। देवताओं की यहाँ पर परमात्मा लोग अपने सब वास करते हैं। परमात्मा लोग जो है देवभूमि में बसे हुए हैं। देवभूमि एकांत भूमि है, पुण्य भूमि है, परम सलिल भूमि है। इस भूमि में आकर के देवताओं को बड़ा सुकून मिलता है, देवताओं को आराम मिलता है। इसलिए देवता यहाँ आते हैं और इनके दर्शनार्थ के लिए, देवताओं के दर्शनों के लिए देश विदेश दुनिया के लोग भी दर्शनों के लिए हमारे उत्तराखंड के 4 धामों में आते हैं। और उत्तराखंड में भक्ति का अपार लोगों का तांता लगा रहता है। भक्ति की श्रद्धा अच्छी होती है और भक्ति भाव में डूब रहते हैं। और अब खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र के गांव मेघावाला से है, जहां शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा के पहले दिन और सावन महीने की शुरुआत के 1 दिन पहले महिलाओं ने गांव में कलश यात्रा निकाली। यह कलश यात्रा गांव के प्राचीन शिव मंदिर से शुरू होकर गांव में भ्रमण कर गांव के चामुंडा देवी मंदिर होते हुए वापस प्राचीन शिव मंदिर पर कलश यात्रा का समापन किया गया। ये हमारा गांव मेघावाला है, जिसमें जो है शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कलश यात्रा निकाली जा रही है। कलश यात्रा के उपरांत हमारा 3 दिन तक जो है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चलेगा। उसी उपलक्ष्य में जो है आज कलश यात्रा निकाली जा रही है। ये जो है शिव परिवार की प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में जो है कलश यात्रा निकाली जा रही है और ये प्रोग्राम हमारा 3 दिन तक चलेगा।
ये प्राचीन शिव मंदिर है हमारे गांव में। इसको शिव मंदिर से पहले जो है चामुंडा देवी के स्थान पर गए उधर, उसके बाद में पूरे गांव में जो है ये कलश यात्रा का भ्रमण हो रहा है। ये पूरे गांव में करने के बाद में फिर शिव मंदिर पर आकर के इसकी समाप्त किया है। ये बरसात के मौसम में है, क्योंकि सुबह बरसात काफ़ी हो रही थी, उसके आने में जो है लोग बाबू को टाइम लग गया। ये इसमें गांव का ही है, ये इसमें एकता का माहौल दिखाई दे रहा है। हमारा ये गांव मेघावाला है और शिव मंदिर है। इसमें शिव जी की स्थापना करी जा रही है, भोले शंकर की। पूरा परिवार है उनका, गणेश जी सहित। पहले जो था वो गणेश जी का पूरा परिवार नहीं था यहाँ, इसलिए अब पूरे परिवार को लाए हैं, वो स्थापित करी जा रही है। जो 21 से 25 तक यहाँ वो चलेगा कथा। ये पूरे गांव में घुमाया गया है। चमंडा के स्थान पे शक्ति हैं इधर, उसके स्थान पे इधर, और चमंडा के कल्याणपुर तक उधर पूरे गांव में घुमाया जाएगा। कलश यात्रा जो है हमारे गांव की। प्रोग्राम तो वही हवन चलेगा या पाठ चलेंगे, मतलब रोजाना जो भी शिव जी के पाठ होंगे तो रोजाना वही वही 8 से 2 बजे तक। इसकी वजह से ही मौसम ख़राब था तो अब इस वजह से लेट हो गया। वैसे 8 बजे का प्रोग्राम था हमारा, लेकिन बारिश की वजह से ही लेट हुआ है। मेरा किरण चौहान नाम है और गांव मेघावाला है हमारा। हल्द्वानी में हरियाली का प्रतीक वन गुर्जर समुदाय का पारंपरिक त्योहार सेला पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। तराई केंद्रीय वन प्रभाग के पीपल रेंज में निवास करने वाले वन गुर्जर समुदाय के लोगों ने बड़े ही धूमधाम के साथ इस पर्व को मनाया, जहां गुर्जर समुदाय अपनी पारंपरिक कलर के साथ साथ जंगलों में वृक्षारोपण कर स्वादिष्ट खीर खिलाकर एक दूसरे को पर्व की बधाई दी। इस मौके पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगर के सचिव योगेंद्र कुमार सागर मौजूद रहे। इसके अलावा भारी संख्या में गुर्जर समुदाय के लोग भी कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। वन गुर्जर समुदाय का पारंपरिक सेला पर्व पीढ़ियों से आयोजित किया जा रहा है। सेला पर्व वन गुर्जर समुदाय का पारंपरिक त्योहार है, जिसमें समुदाय के लोग इकट्ठा होकर लोकगीतों के साथ पौधारोपण करते हैं। समुदाय द्वारा यह पर्व 20 से 30 जुलाई के मध्य में मनाया जाता है। देखिए सर, जो ये सेला पर्व है ये वन गुर्जर समुदाय का एक पारंपरिक पर्व है, जो सदियों से समुदाय अलग अलग वन खत्तों में, वन क्षेत्रों में मनाता हुआ आ रहा है। और इसके पीछे जो एक खासियत जो है, ये क्यों सेला पर्व इसका नाम है और क्या इस प्रकार से समुदाय में विख्यात है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि वन गुर्जर समुदाय का जो माल मवेशी है उसका जो फाउडर रहता है वो प्राकृतिक पर निर्भर रहता है। और समुदाय का एक मुख्य उद्देश्य रहता है कि जंगल के अंदर जो पौधारोपण होता है, प्राकृतिक पौधारोपण, वैसे तो अन्य प्रकार के बहुत सारे पौधे गांव देहात मोहल्लों में रोपे जाते हैं, पर समुदाय का एक विशेष तरीके का जो प्राकृतिक पेड़ है, यानी कि फल से अलग जो नेचुरल पेड़ है, वो वन गुर्जर के पशुओं के साथ साथ जंगल का जो वाइल्ड लाइफ है, जीव जंतु है, उसके लिए पत्ते, उसके जो छोटे छोटे तने हैं, जो उपज है उसका जब बड़ा। देखिए, हमारे माननीय उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से कल हमें निर्देश प्राप्त हुए थे कि हमारे जनपद उधम सिंह नगर में जहाँ बल्कि ये पूरे उत्तराखंड के लिए डायरेक्शन आए थे कि प्रत्येक ज़िले में जहाँ भी हमारे वन गुर्जर प्रजाति के जो हमारे भाई जो हमारे हैं, तो वहाँ पे सब जगह पौधारोपण किया जाना है। ठीक, और पौधारोपण उन वृक्षों का होना है जो औषधीय वृक्ष हैं, जो उनकी भी हमें लिस्ट मिली थी, जिससे कि हमें जो है ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है। इस तरह के पौधे जो है हमें लगाने हैं। तो उसी क्रम में हम आज यहाँ पर अपने गुर्जर समुदाय के बीच में पौधारोपण कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और हमें बहुत हर्ष हो रहा है। यहाँ आकर के काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हमारे गुर्जर प्रजाति के जो लोग हैं वो अपनी परंपरा को संरक्षित किए हुए हैं और प्रकृति को भी संरक्षित करने का काम पौधारोपण करके कर रहे हैं। समय समय पर हम यही सबसे वो करेंगे, आग्रह करेंगे कि वो फ्यूचर में भी सब लोग पौधारोपण कार्यक्रम समय समय पर करते रहें, ऐसे किसी पर्टिकुलर कार्यक्रम का इंतजार ना करें और पेड़ लगाएं। पेड़ ही हमारी सेवा करता है। एक पेड़ लगा देते हैं तो वो कम से कम 100 साल तक हमारी सेवा करता है। हमें जो है तो
ऑक्सीजन देता है जो जीवन का आधार है। के तहत बनाया और समुदाय द्वारा बहुत ही विविध रूप से जो है पूरे उत्तराखंड में, हिमाचल में इसे जो है प्राकृतिक पौधा का रोपण करके बनाया जाएगा। और विशेषकर इसकी खूबसूरती यही है कि और जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें जो है प्लांट का कभी भी ध्यान नहीं रहता है, लेकिन सैला में विशेषकर प्लांट का ध्यान रहता है। इसमें जो वही प्लांट लगाए जाते हैं जो यहाँ की धरा के लिए उपयोगी हो। सबसे बड़ी खूबसूरती यही है। हरिद्वार में भारी बारिश लगातार जारी है और 1 घंटे की बारिश ने ही प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रख दी। हरिद्वार के भगत सिंह चौक पर 1 घंटे की बारिश में ही भारी जल भराव हो गया। इस जल भराव से आवाजाही करने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पानी में कई वाहन फंसे नजर आए। आपको बता दें कि बीते 10 सालों से यह समस्या बनी हुई है और शासन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। 15 करोड़ के बजट से इस समस्या के समाधान के लिए नई योजना बनाई गई, लेकिन वह योजना भी फाइलों में ही अटकी रही। इस बरसात से लोगों को इस तरह भारी परेशानी झेलनी पड़ी, जिसका जायजा लिया एएनबी न्यूज के संवाददाता विकास कुमार ने। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद धर्मनगरी हरिद्वार में सुबह से हो रही झमाझम बारिश से आज शहर जो है वो जलमग्न हो गया है। इस वक्त हम मौजूद है भगत सिंह चौराहे पर। ये वही चौराहा है जिससे सारे अधिकारी यहाँ से होकर गुजरते हैं। डीएम और एसएसपी और आला अधिकारी, यहाँ सभी अधिकारी इसी चौक से होकर गुजरते हैं। हालांकि सरकार जो है और प्रशासन जो है दावे तो करता है कि ये जल्द से जल्द ये समस्या ठीक हो जाएगी, पर लेकिन अभी तक ये समस्या ठीक नहीं हो पाई है। हालांकि आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो बच्चे हैं वो इस पानी में आज स्विमिंग पूल का मजा ले रहे हैं और यहाँ नहा रहे हैं। एक पीछे देख रहे होंगे आप बाइक, वो पूरी बाइक अभी तक डूब चुकी है। बात करने वाली ये बात होगी कि एक जो योजना थी, जो 15 करोड़ की योजना थी, उस भी जो है वो फाइलों में अभी भी कैद है। हालांकि उस योजना के तहत जो पंप लगाए गए हैं रानीपुर मोड़ पर, वो पंप भी अभी इतनी सही से काम नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि देखने वाली बात ये होगी, अगर बारिश और तेज़ होती है तो ये शहर जो है पानी में डूबने की कगार पर आ जाता है। चौराहे पर हम खड़े हैं, ये चौराहे भी कई साल पहले डूबता हुआ नज़र आता था। हालांकि उस योजना ने कई राहत तो दी है, पर लेकिन अभी भी इस चौराहे पर पानी ही नज़र आता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एक जो खोखा है, ये बीड़ी सिगरेट की दुकान है। इस दुकान के पास ही देख सकते हैं आप, ये पानी जो भरा है। अब ये देखने वाली बात होगी, अब इसके पास जो है वो कस्टमर नहीं जाएंगे, वो सामान खरीदने नहीं जाएंगे। वो तस्वीरों में आप बाइक देख सकते हैं, बाइक पूरी डूब चुकी है, वो बहने के कगार पर है। अब वो जो बच्चे हैं अब उस व्यक्ति की मदद करने के लिए वहाँ पर गए हैं। अब बाइक को देख सकते हैं, पूरी की पूरी डूबी हुई है। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि ये बारिश कब तक रुकती है और ये पानी कब तक यहाँ से निकलता है। एएनबी न्यूज, विकास कुमार, हरिद्वार। बीते दिनों खटीमा में आई बाढ़ से लोगों का जीवन काफी प्रभावित हुआ। वहीं खटीमा से विधायक भुवन कापड़ी ने कहा कि इस आपदा में लगभग 70% फसल बर्बाद हो गई और हमारे यहाँ कृषि विभाग में सिर्फ एक अधिकारी अपॉइंटेड है। मैंने मंत्री और मुख्यमंत्री से बातचीत की है और कहा कि हमारे यहाँ कम से कम 4 से 5 कृषि अधिकारी को नियुक्त करने की आवश्यकता है। साथ ही एक टीम गठित कर आपदा में हुई क्षति का आकलन करना चाहिए, जिसको लेकर मैं कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री को एक पत्र भी लिखा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आविलम क्षेत्र का दौरा किया था और आपदा पीड़ितों के लिए प्रति परिवार 5,000 की दर से राहत राशि के रूप में 10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे। आपदा आई है, लगभग 70% किसानों की फसल बर्बाद है और हमारे यहाँ कृषि विभाग में एक अधिकारी अपॉइंट है। तो मैंने माननीय मंत्री जी से भी दूरभाष पे बात करी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहा कि वहाँ कम से कम 4 लोग 5 लोग अपॉइंट करिए और टीम गठित करिए और उनके जो नुकसान है उसका आकलन कीजिए और बाजार मूल्य के हिसाब से उनको जो है मुआवजा दीजिए। इस बात के लिए मैंने मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है। और जो है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट के शक्ति पीठाश्रम संस्कृत विद्यालय हरेला महोत्सव कार्यक्रम आयोजन किया गया। हरेला महोत्सव कार्यक्रम के तहत प्रधानाचार्य सुभाष चंद्र सती के नेतृत्व में कई फलदार छायादार पौधों का वृक्षारोपण किया गया। वन बीट अधिकारी मानिला किशोर चंद्र ने कहा कि पर्यावरण में वृक्षारोपण से होने वाले लाभ और जलवायु मृदा संरक्षण में वृक्षारोपण का योगदान संबंधित विस्तार पूर्वक जानकारी भी दी गई। पौड़ी गढ़वाल में एनआईटी उत्तराखंड के
सुमाड़ी में स्थायी परिसर के निर्माण कार्य शुरू न होने पर ग्रामीणों ने रोष जाहिर किया। आक्रोशित ग्रामीणों ने निर्माण कार्य स्थल पर तालाबंदी कर रोष जताया। ग्रामीण प्रधान सुमाड़ी सत्यदेव बहुगुणा ने कहा कि ग्रामीणों ने एनआईटी के स्थायी परिसर बनाने के लिए भूमि दान की है, लेकिन अभी तक एनआईटी का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ, बल्कि चमराड़ा से लगी भूमि में निर्माणदायी संस्था ने कार्य शुरू कर दिया है। एनआईटी के मुख्य गेट का निर्माण भी चमराड़ा से लगी भूमि पर होना है। क्या है कि जो सुमाड़ी की भूमि है वो 70% भूमि जा रखी है और अन्य जो गांव हैं उनकी 25% है। तो कायदे से तो यही होता है, जिस आदमी ने इस चीज़ के लिए संघर्ष किया है, जिस आदमी ने अपने 10-10, 20-20 साल इस चीज़ के लिए लगा दिए हैं और जिनके बाल झड़ गए हैं इस चीज़ के लिए, तो और हमें उस चीज़ का अधिकार कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। तो सरकार के ऊपर हमें धोखे में रख लिया। अब आप मुख्य द्वार भी देख लीजिए, यहाँ पे एक आदमी ने, एक हमारे मित्र ने केवल यहाँ पे एक दुकान खोली थी, उसी में जो बगल वाले गाँव है वो हम पे अधिकार जमाने लग गए। तो आप बताइए कि ये कहाँ का वो है। तो सब कुछ हमने संघर्ष किया, सारी भूमि हमारी गई, लगभग 75% भूमि हमारी है एक गांव की, और केवल 25% एक मैंने मिल करके और गांव दे रहे हैं और वो हम पे अधिकार जमा रहे हैं। तो ऐसा कहीं होता नहीं। हमारा एक रिक्वेस्ट है, सरकार से भी रिक्वेस्ट है, आप लोगों से, मीडिया से रिक्वेस्ट है कि जन जन तक ये आवाज़ हमारी पहुँचेगी। तो आप ये बताइए कि 6 किलोमीटर शिलान्यास से दूर बिल्डिंगें बननी शुरू हो गई हैं, तो आप बताइए कि कहाँ तक जाएंगे। और हम लोगों को कितना ज़्यादा गफलत में सरकार ने रखा हुआ है और शासन ने रखा हुआ है, प्रशासन ने। 13 साल हम लोगों ने वेट किया अपनी ज़मीनों के लिए कि हमारे यहाँ एनआईटी बनेगा, लेकिन आज भी हमारे बेरोजगार युवा सारे इस आशा में हैं कि हमें रोजगार मिलेगा। लेकिन कंपनी वालों ने अभी तक, हम इनके साथ कई दौर की मीटिंग कर चुके हैं, कई दौर की मीटिंग, कई बार हम एग्रेसिव भी हुए हैं कंपनी वालों के साथ में। आज बिल्कुल हम 27 या 28 मई को डीएम साहब के पास गए थे, आशीष चौहान जी के पास गए थे थोड़ी। आशीष चौहान जी ने हमें पूरा आश्वासन दिया था कि आपकी एनबीसीसी, एनआईटी और ये जो कंपनी निर्माण कर रही है सेम इंडिया, ये आपके साथ आपकी गांव में आके बैठक करेगी। लेकिन उसके आज करीब 2 महीने उनके लेटर पर कार्रवाई होने के बाद भी ये लोग सुनिंद होकर काम कर रहे हैं। ये देखिए कितना दुर्भाग्यजनक है कि एक आईएएस अधिकारी की भी बातों को ये लोग बिल्कुल कुछ नहीं समझ रहे, और ये अपने आप को यहाँ का सर्वा समझ रहे हैं, जबकि हम लोग पीड़ित हैं। हम लोगों ने अपने जमीनें इतनी दान दे रखी है कि कोई आदमी सोच नहीं सकता है। हम लोगों ने 185 हेक्टेयर जमीन हमारे गांव ने दे रखी है। आप सोचिए कितनी बड़ी तादाद में जमीन दान देने के पश्चात भी हम लोग आज यहाँ भटक रहे हैं, इनके पास भटक रहे हैं, नौकरी के लिए भटक रहे हैं, अपने हकों के लिए भटक रहे हैं। तो इतनी बड़ी दुविधा है, आप समझ नहीं सकते हैं कि हम लोगों पे क्या गुजर रही है। हमारे कुल देवी देवताओं का स्थान इस स्थान पर है, ये हमें घुसने के लिए भी मना कर सकते हैं। अभी तो मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन भविष्य क्या हो सकता है हमें कुछ पता नहीं है। हमारा आना जाना बंद कर रहे हैं, पैदल मार्ग है हमारा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।